हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 9th। और आज हम लेक्चर नंबर 9th में सीखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, या फिर इसी को ऐसे भी कहा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। दोनों चीजें दोनों तरीके से इसको कहा जाता है, दोनों इसकी हेडिंग पढ़ती है। हम केवल एक ही हेडिंग पढ़ेंगे, इसी में दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 था, उसमें हमने देखा था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, और किसी बिंदु की वजह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था। वो हमारा आया था U बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई R के बराबर आया था। ठीक है, उसको अनंत से लेकर उस पॉइंट तक लेकर आए थे। तो आज भी कुछ खेल उसी तरीके से ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो हेडिंग लगा लो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो वैद्युत द्विध्रुव का बात किया था, वो वैद्युत द्विध्रुव की बात हमने कहाँ पे किया था कि वैद्युत क्षेत्र निकाला था वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से हमने विभव निकाला था। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में भी हमारा क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आ गया। अच्छा बताओ, वैद्युत द्विध्रुव कुछ याद है थोड़ा बहुत? चलो हम यहाँ पे देखते हैं उसको। वैद्युत द्विध्रुव कुछ इसी प्रकार से डिफाइन था कि एक आवेश मान लो हमारा एक आवेश Q1 है, यहाँ से एक आवेश ये Q2 ले लेते थे, एक आवेश ये Q2 था, इनके मध्य बिंदु को नाम दे देते थे O था। ठीक, यहाँ से इसकी दूरी L हो गया और यहाँ से इसकी दूरी L हो गया। तो टोटल द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाती, 2L के बराबर हो जाती थी। ठीक, और यहीं से हमने एक टर्म और डिफाइन किया था कि द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे डायपोल मोमेंट को P से, डायपोल मोमेंट P। तो डायपोल मोमेंट P बराबर कितना होता था, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की लंबाई, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता था वो P बराबर होता है हमारा Q इंटू 2L के बराबर होता था। और यह भी हमने बताया था कि हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो इसकी भी दिशा कुछ होगी, तो इसकी दिशा हमेशा किधर होती थी, इसको क्या करते थे, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लेते थे। ठीक है, तो हमेशा जो द्विध्रुव की दिशा होती थी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ द्विध्रुव की दिशा होती थी। ठीक है, इतनी कहानी हमने द्विध्रुव में पढ़ रखा था। यही हमारा द्विध्रुव था और ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता था, डायपोल मोमेंट होता था। ठीक है, Q इंटू 2L के बराबर था। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले बना लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमने यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं कि ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समांतर होना चाहिए, बराबर लंबाई में, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब कह रहा है कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करो, द्विध्रुव को उठाकर रख दो। तो इसी द्विध्रुव को, जो हमारा डायपोल है, इसी डायपोल को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो लो हमने क्या किया, इस द्विध्रुव को उठाकर यहाँ पर हमने इस तरीके से रख दिया। यहाँ पे मान लिया कि ये आवेश, यहाँ पे मान लिया एक आवेश यहाँ पे -Q है और यहाँ पे आवेश क्या है, प्लस Q है आवेश। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी हो गई, मध्य बिंदु मान लिया, यहाँ पे ये लेंथ L हो गई, ये लेंथ L हो गई, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 2L के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इस द्विध्रुव को हमें पता है कि अगर मैं कोई भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल कितना लगता है, QE के बराबर। तो देखो एक आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अब अगर धनात्मक आवेश है तो उस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यही तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताया हूं, तो ये वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में QE, इधर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा ये बल हमारा QE लगेगा, ठीक। अच्छा, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो इस दिशा में QE के बराबर बल लगेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है, तो जब स्थितिज ऊर्जा बतानी है तो यहाँ पे कुछ मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, और यहाँ पे कुछ विस्थापन होगा, फिर वहाँ पे हम देख लेंगे कि कितना विस्थापन हो रहा है, उस विस्थापन को करने में कितना वर्क हो रहा है, वही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही वाली कहानी यहाँ पर भी चलेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर देखो कि ये हमारा प्लस क्यू आवेश, सॉरी इधर Q इंटू ई बल लग रहा है, इधर Q इंटू ई बल लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एफ नेट देखें, टोटल बल कितना लग रहा है, तो टोटल बल एफ नेट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर डायरेक्शन में भी तो लग रहा है, तो जितना इधर उतना ही उधर, दोनों परिणाम में बराबर है। और जो हमारा उसका चिन्ह है वो चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, तो दोनों बराबर परिणाम के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हमने बताया भी था कि वैद्युत, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमेशा एफ नेट जो होता है वो 0 के बराबर आता है, ठीक। तो अब यहाँ से विस्थापन कैसे निकालते हैं, अब यहाँ से हम विस्थापन किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये कुछ तो विस्थापन हो नहीं रहा, टोटल नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे देखो ये रखा हुआ है, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो दोनों ये इधर माइनस में इधर प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसे रुका रहेगा एक जगह पे। तो अब यहाँ पर देखो जो खेल होगा वो कुछ हमारा इस तरीके से तो नहीं घूम रहा, आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा कुछ घूर्णन गति करेगा, रोटेशन वाली कहानी हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो ये आगे पीछे तो नहीं हो सकता है ना, देखो ये ऐसे है, जैसे ऐसे अगर ऐसे तिरछा रखा हुआ, ठीक है ना, तो ये देखो जितना बल इधर है उतना बल इधर है, तो ना तो ये आगे जाएगा ना तो ये पीछे आएगा। लेकिन एक काम तो हो सकता है ना इसमें, ये देखो ऐसे बल लगा रहे हैं तो क्या ये इस तरीके से घूमेगा, देखो ये जब इधर बल लगा रहे हैं QE प्लस QE, इधर बल लगा रहे हैं माइनस QE, तो क्या करेगा, इस तरीके से घूमेगा। यानी अब यहाँ पर जो हम खेल खेलेंगे, कुछ हम यहाँ पर ये एंगल रोटेशन वाला खेल खेलेंगे, यानी कि घूर्णन गति हो रहा है यहाँ पे हमारा विस्थापन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, थीटा में हो रहा है, एंगल में हो रहा है, ठीक। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एंगल हमारा कितना है, थीटा के बराबर है। ये अच्छा, डायपोल की दिशा अगर बनाओ, द्विध्रुव की दिशा बनाओ, तो द्विध्रुव की जो दिशा होगी, क्या हमारी द्विध्रुव की दिशा यही होगी, देखो यही तो हमारी P जो होगा, यही तो हमारा द्विध्रुव की दिशा होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यही तो हमारा क्या होगा, द्विध्रुव की दिशा हो जाएगा। ये द्विध्रुव जो है ये वैद्युत क्षेत्र से, द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र से कितने एंगल पे घूमा, थीटा एंगल पे है, और ये इस तरीके से क्या करेगा, देखो इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा यहाँ पे, तो देखो जब हमारा अगर ये विस्थापन होता, एक्स डायरेक्शन में किसी में विस्थापन होता, तो वर्क निकालने का फार्मूला क्या था, तो वर्क बराबर होगा एफ डॉट ds होगा, यही तो था विस्थापन में कि एफ डॉट कितना हो जाएगा, ds के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से वर्क निकालते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, घूर्णन गति यहाँ पे हो रहा है। जब घूर्णन गति हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा बल युग्म आघूर्ण, टाउ का नाम सुने हो ना, बल युग्म आघूर्ण आएगा। तो बल युग्म आघूर्ण अगर टाउ बराबर हम देखें तो टाउ बराबर हमारा कितना होता है, P क्रॉस E के बराबर होता था। याद है टाउ का मान कितना होता है, P क्रॉस E के बराबर होता था। और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होता था, या इसी को हम टाउ बराबर ऐसे लिखते थे कि ये हमारा PE साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि देखो अब ये आगे पीछे तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कर रहा है इस तरीके से, ये घूम रहा है, तो इसे घूर्णन गति यहाँ पे कर रहा है। जब घूर्णन गति कर रहा है तो यहाँ पे वर्क का फार्मूला हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा के बराबर हो जाएगा। विस्थापन कितना रहा, थीटा में हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से आगे की तरफ घूमेगा, ये ऐसे तो है, ये ऐसे जब आगे की तरफ घूमेगा तो कुछ विस्थापन किस में होगा, थीटा में, कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपल से तो कहानी पता चल गई, टाउ मिल गया हमें, और यहाँ पे डी थीटा जितना विस्थापन होगा कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि जो हमारा विस्थापन हो रहा है, ये कुछ इतना विस्थापन हो रहा है यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से विस्थापित हो गया, यहाँ से इस तरीके से विस्थापित हो गया, ठीक है। इस पूरे कोण को नाम दे दे रहे हैं θ1, इसको नाम दे दो कि θ1 है। जो बाद में विस्थापित हो रहा है इसको नाम दे दो θ2 दे दो। ये हमारा -q आवेश यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर हमारा
प्लस क्यू आवेश आ गया, यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश आ गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर हम अगर वर्क निकालना चाहें तो क्या वर्क हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से? देखो क्या इस फार्मूले से हम वर्क निकाल सकते हैं? चलो ठीक है, विस्थापन नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसे एंगुलर मोमेंटम यानी कि घूर्णन गति वाला जब हम लगा रहे हैं फार्मूला, कोणीय संवेग इसे बोलते थे कि कोणीय संवेग वाला जब ये एक गोलेकार में घूमता है वहाँ पर हमने टाउ निकाल लिया, यानी कि क्रीड़ा कितना घूर्णन गति हो रहा, बलयुग्म आघूर्ण निकाल लिया और उसके बीच का थीटा निकाल लिया। थीटा यहाँ पे क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा। आप थोड़ा 11th में तो पढ़े होगे ना यार आप, तो थीटा यहाँ पे क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा, कितना विस्थापन यहाँ पर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विस्थापन यहाँ से देखो कहाँ से हो रहा है, θ1 से θ2 तक जा रहे, देखो पहले θ1 था, फिर कहाँ पे आ गए, θ2 आ गए। तो देखो टाउ हमारा इतना हो गया और विस्थापन कितना हो रहा है, θ1 से लेकर θ2 तक कर हो गया, ठीक है। अच्छा, θ1 से θ2 हो गया। अब देखो क्या ये फार्मूला मैं लगा सकता हूँ? फिर से वही बात है, ये फार्मूला मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये तब वैलिड होता था जब हमारा ये टाउ जो होता था ये हमारा कांस्टेंट होता था, या फिर जो हमारा बल होता था वो बल हमारा कैसा था? कांस्टेंट था, एफ कांस्टेंट था, तब ये चीज लगाते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, जो हमारा टाउ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। देखो पी का मान समान होगा, ई का मान सेम होगा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टाउ का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक फार्मूला और आप पढ़े होंगे, इससे पहले भी मैं इसमें 12 में बता चुका हूँ कि हमारा जो वेरिएबल वर्क डन के लिए जो होता है, वेरिएबल वर्क डन निकालते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम एक्स एफ डॉट डी एस में करते हैं तो मान लेते हैं x1 से x2 तक एफ डॉट डी एस लगा देते हैं यहाँ पे, और जब यहाँ पे कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कहाँ हो जाएगा? θ1 से लेकर θ2 तक हो जाएगा, और टाउ यहाँ पे हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा के बराबर। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि ये θ1 से θ2 तक क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों का दिशा देख लेते हैं कि पी टाउ यानी टाउ की दिशा कितना है और θ1 से θ2 की दिशा किधर है। बस इतना सा काम करना, बाकी कहानी तुम्हारी होगी पूरी, ठीक है। तो देखो पी साइन थीटा की दिशा देखो, टाउ बराबर जो है ये हमारा पी क्रॉस ई के बराबर है। टाउ जो होगा हमारा कितना होगा? पी क्रॉस ई के बराबर होगा, ठीक। तो देखो पी क्रॉस ई की दिशा किधर है? अगर पी क्रॉस ई की दिशा देखो, ये पी की दिशा है, ये ई की दिशा, तो पी क्रॉस ई की दिशा जो आ रही है वो हमारी इस दिशा में आ रहा है, यानी कि पी क्रॉस ई की दिशा जो है ये हमारी कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब θ1 से θ2 भी देख लो किस दिशा में है। अभी इसका फायदा बता रहा हूँ क्या मिलेगा कि यहाँ से देखो θ1 से θ2 यानी इसी डायरेक्शन में तुम जा रही है, θ1 हुआ, फिर इसी डायरेक्शन में क्या हो गया? θ2 हो गया यहाँ से। तो ये भी θ1 θ2 जो हो गया ये भी हमारा कैसा हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल गया। दोनों हमारे किस में हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। इतना छाप लो जल्दी से, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक। नोट कर लिया? इतना नोट हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से वर्क निकालना है कि कितना वर्क हमारा हो रहा है, θ1 से θ2 तक जाने में कितना वर्क हमें हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से जब हम वर्क निकालेंगे तो देखो वर्क का फार्मूला ये लगा देंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहे हो? θ1 से θ2, देखो θ1 से कितना θ2 आ रहे हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा θ1 से θ2, ये हो जाएगा θ1 से θ2। टाउ का फार्मूला क्या आया था? देखो ऐसे चाहे दे सकते तो टाउ इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डॉट हमने पहले बताया था कि ये एफ डॉट डी एस होता है, टाउ डॉट डी थीटा होता है, इंटू नहीं होता है। तो पहले उसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं डॉट को हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन θ1 से θ2 टाउ डी थीटा कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब थीटा यहाँ पे क्या होगा? थीटा जो होगा वो टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल होगा, ठीक। तो देखो हमारा जो भी दिशा निकाले थे वो टाउ की दिशा किधर आई थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डी थीटा की भी दिशा किधर आई थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी दोनों कैसे हैं? एक ही दिशा में है, दोनों तो क्लॉकवाइज जा रहे थे, दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से W बराबर निकल जाएगा θ1 से θ2 टाउ डी थीटा, और ये हो जाएगा cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2, जरा टाउ का मान है तो टाउ का मान कितना आया था? ये आया था हमारा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। में टाउ का मान यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ से वर्क बराबर W बराबर आ गया P कांस्टेंट E कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो यहाँ से, ठीक। ये जो है W बराबर PE कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन θ1 से लेकर θ2 साइन, सॉरी यहाँ पे ये साइन थीटा है, साइन थीटा
डी थीटा, ठीक है। टाउ का मान कितना था, पी साइन थीटा के बराबर या पी क्रॉस सी के बराबर होता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा बचेगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ये होगा हमारा माइनस का कॉस थीटा के बराबर, और लिमिट लग जाएगा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक का हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो W बराबर वर्क बराबर आ जाएगा पीई, जरा इस माइनस को बाहर निकाल ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2, और माइनस का लोअर लिमिट रखूंगा तो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा। अब देखो एक काम करो, यहाँ से इसमें से माइनस बाहर निकाल लो। अगर इसमें से मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो ये माइनस, यानी कि माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक। या ऐसे कर लो कि इस माइनस का क्या कर दो, अंदर गुणा कर दो। जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये बाहर बचेगा P, इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा 2, ये माइनस का कॉस थीटा 2 बन जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये बन जाएगा प्लस का कॉस थीटा 1। तो जरा इसको अरेंज करके ऐसे लिख लें कि ये लिख लें कॉस थीटा 1 और माइनस का कॉस थीटा 2 के बराबर लिख लेते हैं। तो यही हमारा वर्क का फार्मूला आ गया कि वर्क जो करना पड़ेगा, जब हम द्विध्रुव को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल घुमाएंगे तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो सिंपल सा काम किया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले द्विध्रुव को हमने क्या कर दिया, द्विध्रुव को यहाँ पर ला के रखा और हमसे कह रहा है कि इसको घुमाना है। अच्छा सिंपल पहले देखो कि यहाँ पे बल इधर क्यू लगा, इधर भी बल कितना लगेगा, माइनस क्यू के बराबर इधर बल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है वो कितना है, माइनस क्यू के बराबर है। तो अब ये बल जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एकसमान वैद्युत क्षेत्र में एफ नेट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एफ नेट जो आ जाएगा 0 के बराबर, यानी कि ये जो हमारा द्विध्रुव है ये आगे ना पीछे ना ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो दूसरा चीज क्या करेंगे, देखो अगर ये इसका अक्ष मान लो, यहाँ पे घूर्णन अक्ष मान लो, तो इस तरीके से रोटेट तो कर सकता है ना, इस तरीके से घूम तो सकता है ना ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे यहाँ पे। जब घूमेगा तो हम मान लेते हैं कि पहले एंगल थीटा था, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र के साथ एंगल बना रहा था, थीटा बना रहा था। फिर उसके बाद घूम के कहाँ पे आ गया, एंगल कितना हो गया, थीटा 2 एंगल हो गया, ठीक है। जब एंगल थीटा 2 हो गया यहाँ से, तो हमने देखा कि थीटा 1 से थीटा 2 तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क हम निकाल लेते हैं। जब हम वर्क निकालने पे आए, थीटा 1 से थीटा 2 वर्क निकालने पे आए, तो देखा ये तो घूर्णन गति हो रहा है। जब घूर्णन गति हो रहा है यानी कि कोणीय संवेग हो रहा है, यहाँ पे कोण बनाते हुए इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि विस्थापन उसका एक्स में नहीं होगा, विस्थापन किस में होगा, थीटा में विस्थापन होगा। तो जब थीटा में विस्थापन होगा तो हमने टाउ यहाँ पे निकाल लिया कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाए गए बलयुग्म आघूर्ण, यानी कि हमने वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है इस द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगाएगा। चाहो तो वहां पर नीचे लिख लो, जहां पे टाउ बराबर लिखा था उसके ऊपर लाइन में लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाए गए बलयुग्म आघूर्ण, वही तो हमारा बलयुग्म आघूर्ण था। तो इस तरीके से घूमेगा, ये रोटेशन करेगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। और इसका हम पहले से पढ़ चुके हैं कि बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई के बराबर होता है, या क्रॉस को हटाएंगे तो पी ई साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि कहां से कहां तक मूव कर रहा है, तो हमने देखा थीटा 1 से थीटा 2 तक ये मूव कर रहा है। फिर अब यहां पर वर्क निकालने की बारी आई, तो पहला वर्क का फार्मूला हमें याद था, ठीक। तो लेकिन ये वर्क का फार्मूला हम यहां पर लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये किसके लिए होता है, कांस्टेंट के लिए होता है। और वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा बल जो हो फोर्स वेरिएबल हो जाए, या फिर हमारा जो टॉर्क है यहाँ पे बलयुग्म आघूर्ण है ये वेरिएबल हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के लिए हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं थीटा 1 से थीटा 2, जहां से जहां तक विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता तो x1 से x2 मान लेता, तो x1 से x2 रख देता। यहाँ पे थीटा में हो रहा विस्थापन उसका, तो विस्थापन कहाँ से हो रहा, पहले थीटा 1 था, फिर बाद में कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से विस्थापन हमने कर लिया, विस्थापन कर लिया, उसके बाद फार्मूला लगा दिया, हमारा इंटीग्रेट कर दिया, वर्क का फार्मूला यहाँ से आ गया, ठीक है। देखो इसको चाहते तो ऐसे भी कर लेते कि यहाँ पे मान लो कि छोटा सा एंगल जो आया हमारा डी थीटा आया, तो इस छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू निकालता, डी डब्ल्यू टाउ इंटू डी थीटा करता, फिर छोटा सा आता, फिर पूरे का इंटीग्रेट करता। यार पूरी कहानी वही पड़ती है, अक्सर किताबों में ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, लेकिन इसी चीज़ों को छोड़ो, पुरानी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा नए पढ़ाओ। इस तरीके से डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे दे देगा तो क्या छोटा छोटा काटोगे यहाँ तक, यार उसको कहानी पुरानी हो गई, अब सीधा मारो इंटीग्रेशन कि हमें आता है यहाँ से। ये देखो
टार्क अगर मैक्सिमम है, बलयुग्म आघूर्ण अगर हमारा वेरिएबल है, चर है, तो चेंज हो रहा है, तो चेंज होगा तभी तो उसे को चर या वेरिएबल कहेंगे, है ना। तो चेंज हो रहा है तो यानी कि वेरिएबल है, तुम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर बल चेंज हो रहा होता, बल परिवर्तित हो रहा था, समय के साथ बदल रहा होता, तो यहाँ पे क्या करते, इंटीग्रेशन लगा देते। अब उतनी लंबी कहानी छोड़ो, उतना सब ठीक है। ये भी एकदम 100% सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरी कहानी इसकी हो गई, हमारा वर्क यहाँ से निकल के आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इतना ऊपर थोड़ा सा नोट कर लो। नोट कर लिया, यहाँ तक हो गया ना इतना। चलिए अब देखो यहाँ पे जो किताब में फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला ऐसे नहीं दिया, वो फार्मूला दिया है कि PE1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। वर्कडन का फार्मूला किताबों में देखोगे तो ऐसा मिलेगा। तो देखो वहाँ पर इन्होंने ऐसा मान रखा है कि यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे मान लो इसको कि यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। अगर शुरुआत में मान लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ऐसे मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो θ1 जो हो जाएगा, यहाँ से देखो ये ऐसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में हो, ठीक है। या जैसे देखो यहाँ पे ये है कि जो ये द्विध्रुव जो है हमारा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये किधर हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका चित्र बना दे रहा हूँ फिर से, देखो यही तो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब कह रहा है कि यदि ऐसा हो जाए कि वैद्युत द्विध्रुव जो हो जाए वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस तरीके से हो जाए, ये माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इधर देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी है, क्योंकि द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगर ऐसा बन जाएगा तो हमारा जो θ1 होगा, देखो पहला एंगल क्या था, θ1 माने थे, तो यहाँ पे θ1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। θ1 जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ये अस्थाई संतुलन की स्थिति में होगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अर्थात अस्थाई संतुलन की स्थिति में, अस्थाई संतुलन की, अच्छा अस्थाई संतुलन एक बार पहले भी कभी बता चुका हूं मैं, अस्थाई संतुलन की स्थिति में होगा। ये किधर होगा, अस्थाई संतुलन की स्थिति में होगा। एक चीज हमने बताया था ना, जब द्विध्रुव पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र वाले केस में कि द्विध्रुव जो होता है वो हमेशा अस्थाई संतुलन की स्थिति में आना चाहता है। एक होता है अस्थाई संतुलन की स्थिति, एक होता है अस्थाई संतुलन की स्थिति। तो अस्थाई संतुलन की स्थिति ये होता है कि जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र है उसी तरफ हमारा द्विध्रुव की दिशा हो जाए। हमेशा वैद्युत क्षेत्र यही चाहता है कि यह द्विध्रुव जो होता है यही चाहता है कि हम हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। देखो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, अगर उसी तरफ वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाती है तो हम कह देते हैं हमारा कैसा हो गया, अस्थाई संतुलन में हो गया। तो देखो वही कहानी तो बन गई। अगर θ1 का मान 0 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, θ1 का मान 0, देखो दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। यही तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी और यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दोनों एक ही दिशा में हो गया। तो ये कैसा आ गया, अस्थाई संतुलन की स्थिति में आ गया। और इस केस में θ1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि θ2 बराबर थीटा कोण घुमाने पर, यहां पे ये मान लेते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं तथा θ2 बराबर थीटा कोण, θ2 बराबर थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो यहां से कार्य कितना होगा, पहले तो ये कैसा था, अब हमारा ये ऐसा था, उसके बाद इसको मैं θ2 एंगल यहां पर घुमाया। जैसे फिर से बनाऊं उसको, तो देखो यहां पे ये ऐसे था, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जो हमारा द्विध्रुव है वो द्विध्रुव हमारा इस तरीके से है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये इसका केंद्र O है, दूरी L, लेंथ कितनी हो गई, 12 के बराबर हो गई, ठीक है। अब कह रहा है तथा θ2 थीटा कोण घूम रहा था। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो θ1 कितना हो गया, 0 हो गया, ये हमारी
वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी, तो θ1 कितना होगा 0। अब θ2 को जब मैं घुमाऊंगा तो देखो θ2 जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो यही हमारी वैद्युत क्षेत्र भी है, यही हमारा जो वैद्युत क्षेत्र भी है। तो अब ये एंगल जो हमने यहाँ पे इसको घुमाया θ2, इसको कितना मान लिया, θ मान लिया। यहाँ पे देखो जब ये ध्रुव इसके बराबर में हो जाएगा तो हम जब घुमाएंगे θ2 को हम क्या कहें, यही एंगल तो हमारा वैद्युत क्षेत्र से यही एंगल θ2 बना रहा है ना। तो ये जब एक ही दिशा में हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा घुमाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पे पहले द्विध्रुव है, द्विध्रुव को घुमा के इस तरीके से कर दिया, ये हमारा -q हो गया, यहाँ पे हमारा कितना हो गया +q के बराबर हो जाएगा। अब जो θ2 एंगल घूमता है इसको कितना मान लेते हैं, θ एंगल मान लेते हैं। θ2 जो घूम रहा है उसको कितना एंगल मान लेते हैं, θ एंगल मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो अब इसी फार्मूले में उठा के रख दो, तो W बराबर जो हो जाएगा हमारा, W बराबर हो जाएगा PE cos θ1, θ1 का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस का θ2 की जगह पे कितना रख दो, θ रख दो। यहाँ पे देखो θ2 की जगह पे θ, तो जाएगा cos θ के बराबर। तो हमारा यहाँ से W बराबर निकल जाएगा, देखो यहाँ से W बराबर निकल जाएगा PE cos 0 का मान 1 माइनस cos θ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये वर्गन का फार्मूला आ जाएगा, PE 1 माइनस cos θ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला याद रखना। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारा ये कोण दिया रहेगा, जो θ यहाँ पे दिया रहेगा, ये θ वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र की दिशा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ कोण यही θ होगा। देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा ना, यही हमारा θ2 दिया रहेगा। ये फिर ऐसे भी बोलेगा क्वेश्चन में कि ये ऐसे बोलेगा कि अस्थाई संतुलन की स्थिति से बना हुआ कोण 60 डिग्री। अस्थाई संतुलन पहले कैसा था, ये अस्थाई संतुलन की स्थिति में था, फिर यहाँ से ऊपर गया तो ये कोण कितना बन गया θ2। अब θ2 को 60, 120 कुछ भी दे सकता है, तो इसकी दिशा से बना हुआ कोण होगा। तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अब ये भी फार्मूला हो जाएगा और ये भी फार्मूला, हमारा 2 फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। मैं नहीं याद रखो, इसी पे हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे, वैसे इसको भी याद रखना। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इतना, चलिए हो गया यहाँ तक, नोट कर लिया। चलिए अच्छा देखो, यहाँ पर अगर तुम चाहो तो यही बोल सकते हो कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया, यही हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर PE 1 माइनस cos θ के बराबर हो गया। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में यही तो पढ़े थे कि जो वर्क करते हैं वही वर्क हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही वर्क तो हम किए हैं। वर्क हमने कितना किया, वर्क W बराबर किया है PE 1 माइनस cos θ के बराबर। तो यही वर्क जो होगा वो हमारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, अब देखो जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसको कुछ लोग स्पेशल केस करके भी बताते हैं। ठीक है, अब यही चीज़, इसी चीज़ से हम आगे फार्मूला ड्राइव करेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किताब में जो फार्मूला दिया है स्थितिज ऊर्जा का, वो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हमारा U बराबर दिया है -P.E के बराबर। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला दिया है वो हमारा कितना दिया, -P.E के बराबर दिया है, या फिर इसको PE cos θ करके दिया, या फिर इसको ऐसे दिया है कि U बराबर PE cos थीटा माइनस PE cos θ के बराबर करके दिया हुआ। ठीक है, तो इस फार्मूले तक हम पहुंचने के लिए एक नया तरीका अपनाते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसे तुम चाहो तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो कि कई लोग इसको स्पेशल केस करके भी इसको पढ़ाते हैं, कई स्कूलों में स्पेशल केस करके पढ़ाया जाता है कि इसका स्पेशल केस है, वही स्थितिज ऊर्जा बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं कि देखो यहाँ पर अब जरा यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, या सिंपल समझो कि अगर कोई एक निकाय है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उसको मैं अनंत से उठाता था, अनंत से उठाकर लाकर एक निकाय बनाता था। निकाय बनाने में जो हमें वर्क करना पड़ता था वही वर्क हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता था। ठीक है, यही तो हमने किया था वहाँ पे, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि अब हम अनंत से एक द्विध्रुव को लेकर आएंगे, अनंत से एक द्विध्रुव को लाकर वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे। बस रखेंगे, काम इतना करेंगे कि उसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में और फिर इसको घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको बना के बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, एक समान, गैप ज्यादा कम हो गया,
चलो यार, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं, अनंत पे जाते हैं और अनंत पे जाकर हम वैद्युत द्विध्रुव को लेते हैं और वहां से वैद्युत द्विध्रुव को उठाते हैं, उठाकर लाते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में और इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देते, जो द्विध्रुव को रखते हैं इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ये हो गया हमारा माइनस क्यू, यहाँ पे आवेश हो गया प्लस क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, उसका सेंटर है, तो इसका सेंटर हो जाएगा ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, ये हमारा द्विध्रुव बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई लगेगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स माइनस क्यू ई लगेगा, ठीक है। तो अब देखो द्विध्रुव को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में और उसे थीटा कोण घुमाने में, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो हमने रखा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दूंगा। यानी कि देखो इस द्विध्रुव को हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये हमारा द्विध्रुव बन गया, ये हो गया माइनस क्यू और यहाँ पे आ गया हमारा प्लस क्यू। हमने द्विध्रुव को क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमा दिया। पहले एंगल कितना बना रहा था 90 डिग्री, बाद में एंगल हमने कितना कर दिया, इसको थीटा डिग्री क्या कर दिया, यहाँ से घुमा दिया। तो थीटा डिग्री घुमाने में देखो द्विध्रुव को वहां से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में और थीटा डिग्री घुमाने में हमें दो वर्क करना पड़ता है। सबसे पहला वर्क देखो यहाँ पे क्या है कि द्विध्रुव को उठाकर वहां से अनंत से यहां तक लेकर आया, उसके लंबवत रखा, लंबवत रखने के बाद फिर उसको क्या किया, घुमाया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, दो वर्क करना पड़ा, एक तो लाकर रखने में और दूसरा उसको थीटा कोण घुमाने में। तो दोनों वर्क को हम क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि द्विध्रुव को अनंत से लाकर, चाहो यहाँ पर लिख लो कि द्विध्रुव को, वही सारी बातें लिखनी है यहाँ पे कि द्विध्रुव को अनंत से लाकर एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने तथा लंबवत रखने यानी कि θ1 बराबर 90 डिग्री तथा थीटा कोण घुमाने में, तथा थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में या ऐसे लिख लो, थीटा कोण घुमाने में कार्य को दो भागों में करना पड़ेगा, कार्य को दो भागों में करना पड़ेगा, कार्य को हमें क्या करना पड़ेगा, दो भागों में करना पड़ेगा। पहला ये होगा कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में क्या गया, क्या पहला कार्य तो ये हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में किया गया कार्य, हम इस किए गए कार्य को W1 मान लेते हैं। तो क्या आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ से, जो W1 होगा वो W1 हमारा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। देखो जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे वहाँ अनंत से यहाँ तक लाने में, लंबवत रखने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा यार, कार्य करना पड़ेगा, बहुत कम कार्य करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उस कार्य को लगभग हम कितना मानते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा निकाल लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अक्ष के लंबवत की स्थिति में थीटा कोण तक घुमाने पर। तो यहाँ पे दूसरा निकाल लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को, एक तो हो गया ना, एक कार्य हो गया, और दूसरा का थीटा कोण घुमाने में देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं, इसके लंबवत यहाँ पर घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत से, क्षेत्र के
क्षेत्र के लंबवत से थीटा कोण, क्षेत्र के लंबवत से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये कार्य जो होगा वो हमारा W के बराबर हो जाएगा। W2 मान लेते हैं, कार्य कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक, अब जरा पिछली वाली भी इससे पहले जो बताया था कहानी याद करो कि जब हमने वैद्युत क्षेत्र को थीटा कोण पे रखा था, फिर इसको θ2 कोण पर घुमाया था, तो घुमाने में कार्य कितना हो गया था, वही वाला कार्य यहाँ पे लगेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले ये रखा हुआ है, तो पहले जो θ1 दे रखा है, देखो ये θ1 जो है वो θ1 बराबर हमारा कितना है, 90 के बराबर है। और जो ये बाद में इस 90 से क्या कर रहे हैं, इसको मैं घुमा रहा हूँ, यानी कि θ1 एंगल से कहाँ पे ला, θ2 एंगल, और ये किसके बराबर मान रखा, मैं θ एंगल मान रखा कि θ एंगल यहाँ से क्या कर रहा है, घुमाना पड़ रहा है। तो जो W2 कार हो जाएगा वो कार हमारा कितना हो जाएगा, PE। अब फार्मूला जरा याद करो, कार का फार्मूला क्या था, PE cos θ1 माइनस cos θ2 के बराबर, वही वाला फार्मूला याद करो कि PE cos θ1 माइनस cos θ2 के बराबर होता था। ठीक है, यही तो तैयार की, इसको Q1 यहाँ θ1 एंगल पे था, फिर इसको घुमा देता, θ2 एंगल था, तो θ1 एंगल से θ2 एंगल घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा था, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ पर भी तो ये θ1 एंगल हो गया है, θ2 एंगल हो गया, तो घुमाने में कार्य कितना हो जाएगा, PE cos θ1, θ1 का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 90 और माइनस का θ2 का मान कितना दे रखा है, थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से देखो जो हमारा W का फार्मूला आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा PE और ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा के बराबर, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारा जो W2 आ जाएगा, देखो यहाँ से W2 आ जाएगा माइनस PE cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ये हमारा दूसरे को किए गया, यानी कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला नोट करो, थोड़ा मिटा दो इसको, नोट कर लिया इसको। चलिए अब देखो टोटल वर्क में जो वर्क करेंगे यही वर्क तो हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो हो जाएगा सॉरी U बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पे ये U बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2, यानी कि उसको लाने में और उसको घुमाने में जो वर्क करना पड़ा, इन दोनों को जोड़ दो, वही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा U बराबर निकल जाएगा, ये तो 0 है और ये हमारा कितना है, माइनस का PE cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो U बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस PE cos थीटा के बराबर आ गया। अब अगर इसी को मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का P डॉट E के बराबर हो जाएगा। ये हमारा सदिश रूप में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का P डॉट E के बराबर निकल के आ जाएगा। तो देखो यही फार्मूला, किताब वाला फार्मूला मिल गया ना, आप खुश हो गए कि किताब वाला फार्मूला पहुंच गया हमारा वहाँ पर। ठीक, अब चाहो तो डायरेक्ट PE cos थीटा रखो और जब माइनस P डॉट E रख दो तब भी हमारा आ जाएगा। अगर वहाँ से तुम वर्क वाला फार्मूला से करोगे, इस वाले फार्मूले से जो हमारा W बराबर आया था फार्मूला कि W बराबर जो हो जाएगा वो PE cos θ1 माइनस cos θ2 करोगे तब भी हमारा वही पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क जो हो रहा है, टोटल वर्क यही तो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब हम इसको अनंत से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो हमें तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। टोटल जो वर्क होता है वो वर्क कहाँ से होता है, उस द्विध्रुव को घुमाने में वर्क होता है। और वहाँ पर हमने निकाला क्या था, द्विध्रुव को घुमा कर ही तो वर्क हमने निकाला था। तो फाइनली जो वर्क आया वो किसकी वजह से है, जो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा आया वो स्थितिज ऊर्जा किसकी वजह से आया, द्विध्रुव को घुमाने की वजह से आया, ना कि वह अनंत से यहाँ तक लाने की वजह से आया। इसके वजह से तो कोई वर्क हमारा हो ही नहीं रहा है। तो सीधा वर्क का फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये भी तुम्हारा बन जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे समझ लो, दोनों तरीका सही है। वैसे अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में अगर आ गया करने के लिए तो पूरा शुरू से आखिर तक पूरा डेरिवेशन यहाँ तक तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक करोगे तो फुल मार्क्स यहाँ पे जाकर आपको मिलेगा। तो आसान सा, कोई मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर फार्मूला करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन रखोगे तो क्वेश्चन से डायरेक्ट यहीं पर हमारा आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे यहीं पर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसी टाइप से यहाँ थीटा दिया रहता है। वहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि साम स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। साम स्थिति से वैद्युत क्षेत्र, जब साम स्थिति से थीटा कोण बनाने पर, साम स्थिति से वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाने पर, तो साम स्थिति हमारी ये हो जाएगी। देखो ये हमारी साम स्थिति हो जाएगी, यानी कि θ1 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो θ2 का मान हो जाएगा। बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ हमारा यहाँ पे चल रहा है, कोई नई चीज़ यहाँ पर चल नहीं रही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।
तो यहाँ पर हम 3 केस देखते हैं कि सबसे पहला केस यहाँ पर ये है कि कब ये हमारा अस्थाई साम्य अवस्था में होगा, कब अस्थाई साम्य अवस्था में होगा और कब क्षेत्र के लंबवत होगा। 3 केस यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पे ये मानते हैं कि अस्थाई साम्य अवस्था, अस्थाई साम्य अवस्था। अस्थाई साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है कि जिधर हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो उधर ही हमारी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी हो जाए तो वही हमारी क्या हो जाएगी, अस्थाई साम्य अवस्था की स्थिति हो जाएगी। यानी कि थीटा का जो मान होगा वो थीटा का मान कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हमारा मान लो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है और जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा ये वैद्युत द्विध्रुव भी इसी दिशा में बनेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पे -q ले लो, यहाँ पे +q ले लो, तो यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी वो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, सेम ही हो गई। तभी तो क्या जाएगा, साम्य स्थिति में आ जाएगा। जब साम्य स्थिति में आ जाएगा तो यहाँ पे जो u का फार्मूला हम पढ़े हैं -pe cos थीटा के बराबर। तो देखो यहाँ पे जो थीटा हो गया वो थीटा का मान हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो u बराबर निकल जाएगा -pe cos 0, तो u बराबर निकल जाएगा -pe के बराबर हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि हमारी स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कब होती है, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम तब होगी जब ये अस्थाई साम्य अवस्था में आ जाए। अस्थाई साम्य अवस्था का मतलब फिर से है वही कि वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव क्या हो जाए, एक ही दिशा में हो जाए। ठीक है। दूसरा इसमें है कि क्षेत्र के लंबवत कब होगा। दूसरा है कि क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत कब होगा। तो देखो क्षेत्र के लंबवत कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। क्षेत्र के लंबवत का मतलब क्या, देखो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और जो वैद्युत क्षेत्र है और जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत द्विध्रुव इसके लंबवत हो जाए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस तरीके से मिल जाए। देखो यहाँ से आ जाएगा -q, ये हो जाएगा +q, ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा l, ये इतनी लेंथ l, इतनी लेंथ l, टोटल लेंथ कितना हो गया, 2l हो गया। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी ये होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यही तो करा कि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से देखो जो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा -pe cos 90। cos 90 का मान 0, तो U बराबर कितना जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में U का मान हमारा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। तीसरा केस है कि अस्थाई साम्य स्थिति, अस्थाई साम्य अवस्था लिख लो, अस्थाई साम्य अवस्था। अस्थाई साम्य अवस्था कैसे बनेगा, देखो अस्थाई साम्य अवस्था यानी कि जो देख लो चित्र बना के, यहाँ पे देखो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। अस्थाई साम्य अवस्था का मतलब है कि ये देखो ये मान लो ये द्विध्रुव है, तो यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का जो एंगल हो जाए वो थीटा बराबर कितना हो जाए, 180 आ जाए, तब उसको क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा अस्थाई साम्य अवस्था में है। अस्थाई साम्य अवस्था में जब थीटा का मान 180, तो यहाँ पे u बराबर निकल जाएगा माइनस का pe cos 180 के बराबर, cos 180 का मान -1। तो यहाँ से हमारा जो u निकल के आएगा ये u बराबर हो जाएगा प्लस का pe cos थीटा के, सॉरी प्लस का p cos t का मान तो -1 होगा, तो माइनस प्लस, तो u का मान कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा p प्लस pe के बराबर निकल के आ जाएगा। अच्छा अब इसी को जरा ये देखो, अगर ये हमारा कैसे है, अस्थाई साम्य अवस्था में है, अगर मैं इसी द्विध्रुव को थोड़ा सा इस एंगल पे मोड़ दूं, ऐसे इसको ऐसे मोड़ दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, या इसको देखो ये ऐसे थोड़ा सा घुमा देता हूँ द्विध्रुव को इस तरीके से, इस तरीके से द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इसको इस तरीके से घुमा दिया, नहीं देखो ऐसे घुमाओ, नहीं तो फिर भी माइनस करके आएगा। इसको हमने द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र था। अब यहाँ से मान लो ये भी एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ से मान लो ये एंगल क्या कहते हैं, थीटा, यहाँ पे घुमा दिया। तो अब जैसे इसको घुमाऊंगा
थोड़ा सा जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, अब देखो इस पे बल इस तरफ लगेगा QE और इस पे बल इस तरफ लगेगा -QE, तो ये घर से घूम के क्या होगा, ये घर से घूमेगा इधर पहुंच जाएगा, वापस कैसा पहुंच जाएगा, अस्थाई साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो इसीलिए बताया था कि कोई भी वस्तु हमेशा अस्थाई साम्य अवस्था में होना चाहिए। यहाँ पे अस्थाई साम्य अवस्था में है, तो जैसे देखो जैसे थोड़ा सा इस पे बल लगा के, जैसे यहाँ पे था इसको थोड़ा सा से बल लगा के इधर घुमा दिया, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद बखुद क्या होगा, अपने आप घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्योंकि जैसे घुमाओगे तो इस तरफ +Q, इस तरफ क्या लगेगा, -Q के बराबर लगेगा, तो वापस घूम के अपने अस्थाई साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं इस पे, नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया, यहाँ तक हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट यह द्विध्रुव 1 × 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट सॉरी 10⁵ है, 10⁵ वोल्ट पर मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है, के समरूप वैद्युत क्षेत्र में समरूप वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है कि द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, कह रहा है कि द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, सबसे पहला चीज यह ज्ञात करना है बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। ठीक, दूसरी चीज हमसे पूछता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा लिख ले रहा हूँ यार, द्विध्रुव ही है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तीसरा चीज पूछ रहा है इसमें, 4 क्वेश्चन, तीसरा पूछ रहा है कि द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण, कह रहा है कि बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण। उसके बाद कह रहा है द्विध्रुव को अस्थाई साम्य अवस्था से, चौथा कह रहा है कि द्विध्रुव को अस्थाई साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पर 180 डिग्री घुमाने पर
किया गया कार्य, बहुत बड़ा हो गया यार, किया गया कार्य, ये 4 पॉइंट निकालने हैं। चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद खुद से ट्राई कर लो। आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आज का टॉपिक भी बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए इसको। ट्राई कर लिया, अब मैं करूँ इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ कि +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश है, एक ये है, इस पे है -1 माइक्रोकूलम, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस पे है +1 माइक्रोकूलम आवेश। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव इतना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, या द्विध्रुव जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, और ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक, इसमें रखा हुआ है। कह रहा है कि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है। अब देखो ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, कह रहा है कि द्विध्रुव जो है वो देखो कह रहा है द्विध्रुव के अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। द्विध्रुव का जो अक्ष है, यानी कि देखो ये द्विध्रुव बन रहा था, ये हमारा -1 माइक्रोकूलम था, ये +1 माइक्रोकूलम था, ये हमारा यही द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी। यही द्विध्रुव का जो अक्ष है ये वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ये जो हमारा द्विध्रुव है, देखो ये द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे है हमारा +1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है हमारा -1 माइक्रोकूलम। यहाँ से द्विध्रुव के साथ कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण ये बना रही है। यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक, इस तरीके से हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है। तो कह रहा है कि द्विध्रुव की अक्ष, ये द्विध्रुव की जो अक्ष है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब कह रहा है ज्ञात कीजिए द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। यानी कि सबसे पहला काम तो हमें ऊपर वाला मिटा दूं यहाँ से। चलिए पहला काम हमें ये करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण हमारा क्या होता है, टाउ, यानी टाउ का मान हमें ज्ञात करना। और टाउ बराबर कितना होता है, P×E के बराबर होता है, या फिर ये होता है PE sin थीटा के बराबर होता है। जहां पे थीटा जो होगा वो P और E के बीच का एंगल होता है। तो देखो ये हमारा P है, यही तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा P है और ये हमारा E है। इसके बीच का एंगल थीटा हमें पता है। ये थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अरे थीटा क्या होता है, P और E के बीच का एंगल ही तो होता है। तो P और E के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो दोनों के एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब P का मान निकालना, तो P का मान कितना होता है, यहाँ पे साइड में निकाल लो कि P बराबर चाहिए, यहीं पे निकाल लो कि जो हमारा P बराबर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L के बराबर। तो जरा Q का मान कोई एक आवेश ले, तो इसको कूलाम में बदल लेता हूं, 10⁻⁻6 कूलाम। और 2L ये लंबाई टोटल कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2L बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लो, तो देखो मीटर में डायरेक्ट यहाँ पर रख दे रहा हूँ। 2L का मान कितना दे रखा है, 2। देखो L का मान नहीं दे रखा है, टोटल लंबाई 2L है। ये यहाँ से लेकर, इसी में गलती होगी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रख देंगे कि 2 × L का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये L की मान केवल नहीं दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है। अगर L का मान निकालोगे तो L का मान देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻2, 1 × 10⁻⁻2 रखो। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, 2L रख देते हैं यहाँ पे। तो 2L की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2L की लंबाई 2 × 10⁻⁻2 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारा जो P का मान निकल के आया है, यानी कि जो हमारा P का द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आया, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ के बराबर। 2 × 10⁻⁸ आ गया यहाँ पे। चाहो तो मात्रक जो कूलाम मीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मात्रक जो हो जाएगा ये कूलाम हो जाएगा और मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, L का मीटर लंबाई में, तो कूलाम मीटर। सबका मान पता चल गया, यहाँ पे रख दो। देखो P का मान कितना आ गया है, 2 × 10⁻⁸। E का मान कितना है, 1 × 10⁻⁵।
1 गुणे 10 पे पावर 5 और साइन कितना है 60, तो ये हो जाएगा इंटू साइन 60, ठीक, साइन है ना, साइन 60, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -5 -8 और 5 दोनों जुड़ेगा तो -5 प्लस का 8। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 के बराबर होता है। साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 के बराबर। यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3 का मान कितना होता है 1.732 करके होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1.732 इंटू 10 पे पावर -8 और प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा -3 के बराबर हो जाएगा। तो पहला जो टाउ का फार्मूला आ जाएगा यानी कि बलयुम आघूर्ण जो आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा। इसका मात्रक लिखोगे तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर, तो इसका मात्रक लिख लो न्यूटन मीटर के बराबर इसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला का आंसर जो आएगा वो हमारा इतना आएगा, ठीक। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा अभी हमने पढ़ा है कि U बराबर जो होगा ये होगा -PE साइन थीटा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो हमारा कितना होगा -PE साइन थीटा के बराबर होगा। अब जरा P का मान रखो, E का मान रखो, सॉरी यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, सॉरी, ये PE कॉस थीटा आया था, PE कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका मान कितना हो जाएगा -PE कॉस थीटा। तो U का मान हो जाएगा, P का मान कितना निकल गया 2 इंटू 10 पे पावर -8, तो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -8 इंटू E का मान कितना आया है, E का मान है 1 इंटू 10 पे पावर प्लस का 5 कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक। तो U का मान निकल जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर, यहाँ से देखो कितना -8 प्लस का 5 कॉस 60 का मान 1/2 कट जाएगा, तो U का मान हमारा कितना आ जाएगा, U का मान आ जाएगा 1 इंटू 10 पे पावर -3 जूल के बराबर। ये हो जाएगा इसका आंसर 1 इंटू 10 पे पावर -3 जूल। अच्छा एक काम और कर लो, माइनस लग रहा है तो आगे सब पे माइनस लगाते चले जाओ, तो -1 इंटू 10 पे पावर -3 जूल के बराबर ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, मिटा दो इसको, नोट कर लिया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो तीसरे में क्या कह रहा है। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विध्रुव को अस्थाई, अच्छा तीसरा कहाँ है, तीसरा ये है कि बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण, अब देखो बल युग्म का जो अधिकतम आघूर्ण होता है ये उस टाइम ही बताया था कि टाउ मैक्सिमम जो होता है वो PE के बराबर होता है। टाउ मैक्सिमम जो होगा किसके बराबर, PE के बराबर होगा। या ऐसे भी याद ना हो तो ऐसे निकाल लो कि टाउ का मान कितना होता है PE साइन थीटा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जो थीटा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी साइन थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू आएगा तभी तो ये हमारा टाउ क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि टाउ जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो थीटा का, ये साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, देखो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि यहाँ से अगर हमें टाउ को मैक्सिमम करना है यानी टार को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 मान कितने आप आता है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना ले लो 90 ले लो, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान 90 लेंगे तो साइन थीटा का मान 1 होगा, तो टार्क हमारा कितना मिल गया मैक्सिमम के बराबर मिल जाएगा, यानी कि टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा PE के बराबर निकल जाएगा। और ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखो, चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोड कुछ बारे में बोला नहीं, सीधा हमसे कह रहा है कि बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण क्या होगा, तो अधिकतम होगा PE के बराबर। तो यहाँ से P का मान कितना है, ये है 2 इंटू 10 पे पावर -8, E का मान है 1 इंटू 10 पे पावर +5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 10 पे पावर -3 मात्रक लिखना चाहो तो न्यूटन मीटर के बराबर इसका मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मिटा दो इन सबको, चौथा क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन है ये, काम की चीज। देखो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विध्रुव को अस्थाई साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य। अब यहाँ पे ध्यान दो, द्विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया क्या। तो अस्थाई साम्यावस्था कब होती है, अब ये डायग्राम भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया डायग्राम का। अब पहले तो अस्थाई साम्यावस्था बनाओ। तो देखो अस्थाई साम्यावस्था ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो अस्थाई साम्यावस्था कब होता है कि जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र दोनों कैसे हो जाए, एक ही दिशा में हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे +Q है और ये हमारा कैसा है, एक मिनट, यहाँ पे -Q मान लो,
ये हमारा माइनस क्यू, यहाँ पे कितना हो गया प्लस क्यू, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ये ओ हो गया। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी यही तो आ गई। और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा दोनों समान हो गई तो क्या होगा, अस्थायी साम्यावस्था में होगा। अब कह रहा है कि अस्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमा दो, यानी कि देखो ये अस्थायी साम्यावस्था में है तो इसको 80 डिग्री घुमाओगे तो किस में आ जाएगा, अस्थायी साम्यावस्था में आ जाएगा। इसको 180 डिग्री क्या कर दो, घुमा दो। तो देखो इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखो नया जो चित्र बनेगा वो नया चित्र हमारा उस प्रकार से बन जाएगा। देखो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इसको 180 डिग्री घुमा देना है, यानी कि देखो यहाँ पे ले आओ प्लस क्यू और यहाँ पे ले आओ माइनस क्यू। तो अब देखो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, बड़ा गंदा बन गया, देखो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये हो जाएगी माइनस से प्लस, और सॉरी द्विध्रुव की दिशा जो हो जाएगी वो माइनस से प्लस इधर हो जाएगी, ये हमारी द्विध्रुव की दिशा आ जाएगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अब देखो 180 साम्यावस्था से 180 डिग्री यहाँ पर घुमा दिया। तो कह रहा है कि किया गया कार्य ज्ञात कीजिए कि कितना कार्य उस पर करना पड़ेगा। तो कार्य जब घुमाते हैं 180 डिग्री तो कार्य W बराबर पड़ चुका ना कि PE 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे ये थीटा जो हो जाएगा, बताया था ना कि क्वेश्चन बनता है कि थीटा जो होगा वो साम अवस्था से घुमाया गया है। तो साम अवस्था से कितना घुमाया गया, 180 डिग्री तो घुमाया गया है यहाँ पर। अब चाहो तो इसको देखो जो पहला फार्मूला बताया था एक तो यहाँ पर रख दोगे यार, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो पहले आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, तो P का मान कितना है, P का मान है 2 × 10 पे पावर -8। E का कितना मान है 1 × 10 पे पावर 5, 1 × 10 पे पावर 5, 1 माइनस कॉस ये कितना है 180, थीटा का मान 180 तो हो जाएगा 2 × 10 पे पावर -3, बहुत देर से करेगा 10 पे पावर -3। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 180 का मान कितना होगा, कॉस 180 का मान होगा हमारा -1, एक पहले से माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4, 4 × 10 पे पावर -3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये वर्क कितना आ गया 4 × 10 पे पावर -3 के बराबर। ये यहाँ पे बोला है कि साम अवस्था से घुमा रहे हैं। अगर ये फार्मूला मान लो तुम्हें नहीं याद है, तुम्हें ये वाला फार्मूला याद है कि W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, अगर तुम्हें यही फार्मूला तो इसी पे लगा दो। तो पहले देखो द्विध्रुव कहाँ है, साम्य अवस्था में है, यानी कि थीटा 1 का मान जो है कितना 0 डिग्री। देखो पहले कैसे साम्य अवस्था में, यानी कि जिधर द्विध्रुव की दिशा है उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसको घुमा दे रहा है, यानी कि पहले देखो ये ऐसे था, द्विध्रुव ऐसे था, ये माइनस ये प्लस, अब इसको घुमा दे रहा है, यानी कि कितना एंगल घुमा रहा है 180 डिग्री, यानी कि घुमा के इसको ऐसे कर दे रहा है। जब ऐसे करेगा तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर हो जाएगी, तो यानी कि थीटा 2 घूम रहा है, वो थीटा 2 यहाँ से पूरा यहाँ तक घूम रहा है ना, तो थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो वहाँ पे रखो, देखो तब भी वही चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा। तो तब भी तो कह रहा था कि चाहे ये फार्मूला याद रखो चाहे ये फार्मूला याद रखो, दोनों की कहानी क्या होती है, सेम ही होती है। अगर ये यूज़ करोगे तो यहाँ पे साम्य अवस्था से दिया जाएगा कि साम्य अवस्था से कितना एंगल घूम रहा है, और ये वाला जो होगा वो हमेशा ट्रू होगा। जैसे कह रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देता, इसको मिटा दूं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना ये। अब यहाँ पर थीटा 1 का मान 0, तो cos 0 का मान कितना होगा 1, और cos 180 का मान कितना होगा -1, तो फिर -1 कितना हो जाएगा 1, और -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 आएगा माइनस, फिर माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, वापस उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला फार्मूला याद रखने का फायदा हमारा ये होगा, तो जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन हमें ऐसा दे रखा है कि ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ से कोई एक द्विध्रुव है, जो द्विध्रुव पहले बनाती है थीटा डिग्री पे, ये मान लो -q है और यहाँ पे ये +q है, ये हमारी द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी। ये द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को चेंज कर दें, द्विध्रुव को चेंज कर देता हूँ। अब ये द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के साथ देखो कुछ ऐसा कोण बना रहा है, ये -q हो गया, ये +q हो गया। अब यहाँ से देखो ये कोण हमारा कितना बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है यहाँ से। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब ऐसे क्वेश्चन में तो ये वाली कहानी हमारी नहीं चल पाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन में कौन सा चलेगा, यही वाला चलेगा। देखो पहले क्या था, पहले हमारा थीटा 1 कितना था 60 डिग्री, फिर थीटा 1 को 60 से घुमा के कितना कर दिया 120 कर दिया। तो अब साम्य अवस्था कुछ नहीं बोला, कह रहा है कि इसको घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र का मान कुछ दे दिया जाए और ये पी का मान भी कुछ दे दिया, जैसे आवेश यहाँ पे कुछ आवेश दे दिया जाए, इसकी लंबाई कुछ दे देगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी दे देगा वो, मतलब कुछ भी देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यार देखो बनाने वाले पता नहीं वो लेडीज है कि जेंट्स है, तो दोनों दे सकती है, दे सकता है, दोनों मान के चलो, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर
ये कितना हो जाएगा, ये θ1 बराबर 60 और θ2 बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ पे θ1 θ2 रखोगे, पी और ई का मान रखोगे तो वर्क निकल जाएगा कि जब द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री बनाता है, उसको घुमाकर 120 डिग्री पर ले जाते हैं, तो 120 डिग्री तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क यहाँ से ये निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला हमारा वही काम आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पर मिल जाए तुम्हें, तो इस तरीके से कर भी सकते हो। ऐसा नहीं कि इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा छोड़कर आ जाए, वो तो मैं यही रट्टा था, ये कहाँ से आ गया, ये तो मैं किया ही नहीं हूँ, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट ही कर लिएगा सब कुछ। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि +1 × 10⁻⁻6 कूलाम, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम और 1 × और माइनस का 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, कि दो बिंदु आवेश परस्पर, दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, कह रहा है यह वैद्युत द्विध्रुव, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति में, कह रहा है कि द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से खुद से ट्राई कर लो इसको, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। कर लो ट्राई जल्दी से। कर लिया? तार वायर बच गया यार। चलिए कर लिया इसको। देखो चित्र तो बना लेना, थोड़ा सा हो जाएगा आसान सा। कह रहा है कि इतना माइक्रोकूलाम कूलाम के दो बिंदु आवेशों इतना दूरी पर हैं। वैद्युत द्विध्रुव इतना एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, कह रहा है कि इसमें दो बिंदु आवेश इतना की दूरी पर है। ये वैद्युत क्षेत्र आवेश ई बराबर कितना दे रखा है, 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के बराबर दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में, द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति में बनाओ। तो पहले अस्थायी संतुलन की स्थिति में बनाओगे तो देखो यहाँ पे ले लो -q और यहाँ पे ले लो +q, ये केंद्र को मान लो O। अब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी यही दिशा तो हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव की, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही हो गई। तो दोनों कैसे आ गए, अस्थायी संतुलन की स्थिति में आ गए। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, तो स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा देखो, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा
पढ़ चुके हो यार तो काहे फालतू करोगे, सीधा सीधा लगाओ माइनस पी कॉस थीटा। अब अस्थाई संतुलन की स्थिति में तो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। थीटा क्या होता है, पी और ई के बीच का एंगल। देखो जिधर पी है उधरी तरफ हमारा ई है, तो थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो यू का मान हो जाएगा माइनस पी। अब पी तो दे नहीं रखा है, इसके बीच की दूरी कितना दे रखा है, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो P को लिखो Q इंटू 2L, इसको लिखो Q इंटू 2L इंटू कॉस थीटा। तो U बराबर निकल जाए, Q का मान कितना है, कोई एक आवेश रख दो इनमें से, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम इंटू 2L का मान कितना दे रखा है, 2 मीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि E बराबर जो दे रखा है, ये दे रखा है 1 इंटू 10⁵। अच्छा एक चीज़ तो छूटी गई यार, P कर दिया Q इंटू 2L इंटू ई भी आएगा ना यहाँ पे, इंटू ई इंटू कॉस थीटा। ई का मान कितना है, 1 इंटू 10⁵ इंटू कॉस 0। तो यू का जो मान होगा, यू बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 2 5 माइनस 6 माइनस 2 प्लस का 5 है, cos 0 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो u का मान आ जाएगा -2 इंटू 10⁻, ये 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -3 जूल के बराबर, यानी कि इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी स्थितिज ऊर्जा हमारी होगी -2 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें बहुत टफ क्वेश्चन तो इसमें बनता ही नहीं है, और बनेगा तो फिर देखेंगे यार कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। जैसे ये देखा वैसे वो भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी